डॉक्टर राकेश ने बताया कि आज जो प्रधानमंत्री जी की बॉडी लैंग्वेज थी वो थोड़ी सी निराश थी, हताश थी। और मामा जी जो हैं उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा। 6 महीने में 7 बार दौरे, और संजीव जी ने बताया कि वर्चुअल दौरे और ज्यादा। प्रधानमंत्री जी इतना परेशान क्यों हैं? अर्बन नक्सलवाद, वो केजरीवाल को भी नक्सलवादी कह देते हैं, वो कांग्रेस को भी नक्सलवादी कह देते हैं। इतना घबराए और परेशान क्यों हैं? देखिए संजय जी भी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पास तमाम सारी जो गुप्तचर एजेंसियां हैं उनकी कमान उनके पास है। आईबी, सीबीआई सब ने जानकारी उन्हें दी होगी कि देश की 130 साल पुरानी पार्टी नक्सलियों के हाथ में है, इसलिए उन्होंने आज भोपाल में इसकी सूचना देश को दी है। मैं इसको बहुत सकारात्मक रूप से लेता हूं और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को मालूम है कि कांग्रेस पार्टी का संचालन अर्बन नक्सल कर रहे हैं, तो उन्हें फौरन से पेशतर कांग्रेस पार्टी का संचालन करने वाले ऐसे अर्बन नक्सलियों को तिहाड़ भेज देना चाहिए। मुझे नहीं लगता हम में से संजीव श्रीवास्तव या संजय शर्मा हम सब लोग नक्सलियों के पक्ष में खड़े होंगे या कोई डिबेट करेंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि उनकी नजर में हम और आप भी नक्सल हैं। हो सकता है आपको याद हो या न हो, वे संसद में खड़े होकर हम सब लोगों को कलम नक्सल कह चुके हैं। संजय शर्मा जी, ये कलम जो आप हाथ में रखते हैं ना, ये आपका माउस इस वक्त जो आपके लैपटॉप का होगा, उनकी नजर में वो नक्सलियों का हथियार है। तो हम सब लोग कलम नक्सल हैं। अब इस देश में बचा कौन है जो उनकी नजर में आतंकवादी नहीं है? किसान खालिस्तानी है, जेएनयू का विद्यार्थी देशद्रोही है, पाकिस्तानी है, पत्रकार कलम नक्सल है। अब कांग्रेस पार्टी भी नक्सलवादी हो गई, अर्बन नक्सल हो गई। अर्बन नक्सल से उनका आशय मूलतः इस समाज के बौद्धिक तबके से होता है, जो उनसे असहमत है वो सब नक्सल है। तो कुल मिलाकर इस देश के वे सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी, या मैं कहूं भारतीय जनता पार्टी तो अब कहीं है नहीं, वो तो बहुत छोटी सी चीज है, नरेंद्र मोदी जो अवतार हैं, जिनके लिए आज शिवराज सिंह चौहान ने ईश्वर से उनकी तुलना की, संजीव भाई अभी बता ही रहे हैं कि ईश्वर की दी हुई नेमत है नरेंद्र मोदी। और ये पहली बार नहीं कहा संजीव भाई, दिल्ली विधानसभा के चुनाव में शिवराज सिंह ने कहा था भगवान राम है नरेंद्र मोदी। बार बार कहते हैं, हर जलसे में कहते बार हैं, बार अगर वो हर बार मोदी जी मंच पे हो या ना हो, अगर मध्य प्रदेश में कोई जलसा चल रहा है तो वो यही कहते हैं कि अवतार है, वो अवतारी पुरुष सब कुछ कर रहा है, बाकी कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब भूल गए हैं जी। और अकेले शिवराज सिंह ऐसे नहीं है, उत्तराखंड के 3 मुख्यमंत्री उन्हें भगवान राम और कृष्ण कहते रहे, और जिन्होंने कहा कि अगले 15 दिन में मुख्यमंत्री नहीं रहे, ऐसे संयोग भी बने हैं। कुल मिलाकर अगर हम नड्डा जी ने तो उनको देवताओं का देवता भी कहा था। देवताओं का देवता कहा है। और इसकी शुरुआत वैसे मैं बताऊं, अवधूत बाघ महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा था भगवान विष्णु के 11वें अवतार है नरेंद्र मोदी। सिलसिला वहां से शुरू हुआ। हमें कोई ऐतराज नहीं है उनकी पार्टी के लोगों ने ईश्वर माने, हम सब लोग तो वैसे भी ऐसा मानते हैं, कण कण में भगवान है। तो ज्यादा कण इकट्ठे हो गए होंगे एक जगह, तो नरेंद्र मोदी सारे भगवानों के देवताओं के देवता हो गए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारी आपत्ति या असहमति इस बात से है कि लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य में, लोकतांत्रिक समाज में, चुनावी राजनीति में देश का प्रधानमंत्री, देश की सबसे बड़ी पार्टी जो 60 साल सत्ता में रही होगी, उससे अगर वो अर्बन नक्सल बताएं तो ये बहुत चिंताजनक बात। कांग्रेस को चिंता हो ना हो, लेकिन देश को और समाज को अब चिंता करनी चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री को हो क्या गया है। मैं नहीं जानता, चिकित्सक ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, हम तो कम पढ़े लिखे लोग, हमें नहीं मालूम उन्हें क्या हो गया है। अब राजनीतिक बात पर आते हैं। उन्होंने अपने भाषण में शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लिया, हो सकता है संजीव जी बता चुके हो, मैं देरी से जुड़ा हूं। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान की सबसे चहेती और लाडली योजना, लाडली बहना योजना का जिक्र नहीं किया, जिस नाव में बैठकर चुनावी वैतरणी पार करना चाहते हैं शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने प्रदेश के बाकी नेताओं का नाम नहीं लिया। संजीव जी ने ठीक कहा कि न प्रदेश अध्यक्ष की चल रही है, न सिंधिया जी की, न शिवराज सिंह की। अब पार्टी जो मोदी शाह एसोसिएट नाम की कंपनी है, राजनीतिक दल है भी नहीं बीजेपी, वो 2 लोगों के नाम की एक कंपनी है, वे ही दोनों लोग उसके सीईओ, चेयरपर्सन, चेयरमैन, सीओओ सब कुछ वही है। तो अब उन दोनों लोगों ने मध्य प्रदेश में कमान संभाल ली। उन्होंने अपने 2 और भेज दी एग्जीक्यूटिव, भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव। चुनाव संचालन समिति के पूरे कर्ता धर्ता वे हैं, दोनों लोग केंद्रीय मंत्री हैं।
वे तय कर रहे हैं, टिकटों के नाम भी तय करेंगे। संजीव भाई ने कहा सिंधिया जी छोड़िए, अब तो बीडी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान अपने लोगों को टिकट नहीं दिला पाएंगे, ऐसा लग रहा है अभी। तो कुल मिलाकर ऐसा इसलिए हो रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह हताश है। पिछली तमाम सारी विफलताओं के कारण उनके भीतर ये घबराहट है कि अगर हम हिंदी हार्टलैंड में, उसमें भी इन तीनों राज्यों में से मध्य प्रदेश जो भारत का हृदय प्रदेश कहलाता है, देश का दिल है ये, अगर यहां हार गए तो इसका असर अप्रैल मई 2024 में इतना गहरा होगा कि जितनी गर्मी पड़ेगी उससे ज्यादा पसीना उनके माथे पर बहना शुरू हो जाएगा। इसलिए मध्य प्रदेश के गढ़ को, इस किले को बचाना उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न है और स्वाभाविक है। हर राजनीतिक दल, उसका बड़ा नेता चाहे राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, उनकी जिम्मेदारी अपनी पार्टी और अपनी सत्ता को बचाए रखना। लेकिन उसको बचाए रखने के लिए वे जिन औजारों का इस्तेमाल कर रहे हैं वे चिंताजनक है। एक और घटना का उल्लेख करना चाहता हूं संजय भाई, मेरे संज्ञान में अभी आया है संजय भाई। 19 सितंबर को शिवराज सिंह चौहान ने कहीं कोई भाषण दिया है, अभी ट्विटर पर हमारे एक साथी ने उसको डाला है। शिवराज सिंह चौहान जैसा नेता कह रहा है कि अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश में आ गई तो महिलाओं को बिंदी और चूड़ी पहनना मुश्किल कर देगी पार्टी। संजय भाई आप कल्पना कर सकते हैं, कहा है, आप सोचिए, उन्होंने कहा, ये कहा है, मंच से कहा है संजय भाई। मतलब मैं तो धक रह गया। 4 बार का मुख्यमंत्री नफरत का संदेश देने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए इस 7 करोड़ आबादी के राज्य को कह रहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो महिलाओं को बिंदी लगाना और चूड़ी पहनना मुश्किल कर देगी। 10 साल दिग्विजय सिंह की सरकार थी इस मध्य प्रदेश में, क्या संजीव श्रीवास्तव, हमारे आपके परिवारों की महिलाएं बिंदी नहीं लगाती थी दिग्विजय सिंह के राज्य में? क्या कोई ऐसी मॉरल पुलिसिंग कांग्रेस के राज्य में चल रही थी कि हमारी बहनें, हमारी पत्नी, हमारे घर के लोग चूड़ी नहीं पहन पाते थे? क्या 1947 से लेकर 75 साल में 60-65 साल कांग्रेस का राज रहा है, 85% हिंदू हैं इस देश में, तब से अब तक क्या हिंदू महिलाएं कांग्रेस के राज में, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह के राज में बिंदी नहीं लगा पाती थी, चूड़ी नहीं पहन पाती थी? ये स्तर हो गया संजय शर्मा जी इस देश की राजनीति का। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह की भाजपा ने शिवराज सिंह चौहान के भले मानस को इस स्तर तक गिरा दिया है कि वो मंच से शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे हैं कि महिलाएं चूड़ी नहीं पहन पाएंगी, बिंदी नहीं लगा पाएंगी। मतदान में अभी 2 महीने बाकी हैं संजय शर्मा जी। हम नहीं जानते नवंबर के किस हफ्ते में मतदान होगा, फिर भी अभी हम अनुमानतः ऐसा मान लेते हैं कि 60 दिन बाकी हैं। इन 60 दिनों में 60 पायदान और नीचे उतरेगी मध्य प्रदेश की राजनीति। जो मध्य प्रदेश हिंदू मुस्लिम राजनीति से, सांप्रदायिकता से अब तक अछूता रहा है, शांति का टापू कहलाता रहा है मध्य प्रदेश, वहां नरेंद्र मोदी, अमित शाह की भाजपा शिवराज सिंह चौहान के मुंह से ऐसी सांप्रदायिक बातें कहलवा रही है। संजय शर्मा जी, मैं व्यक्तिगत आग्रह कर रहा हूं, वो वीडियो जरूर देखना, आप ढूंढकर ट्विटर पर मिल जाएगा। कशिफ काकवी पत्रकार है, हर भाषण में ये बार-बार कह रहे हैं। अभी आप जितनी वो लाडली बहना या हर दिन कहते हैं, इस चीज को दोहराते हैं वो कि ये होगा, बताइए, दहशत या डराने का काम चल रहा है उनके द्वारा किया जा रहा है। आज नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री, उन्होंने भी आज यही तो काम किया है। राकेश जी, आपने भाषण सुना, हमने देखा, हमने सुना, हम थे 45 मिनट संजीव भाई, 45 मिनट कांग्रेस पर को समर्पित किए प्रधानमंत्री ने, और उन्होंने भी वही दहशत फैलाई, कांग्रेस सत्ता में आई तो हम 20वीं शताब्दी में लौट जाएगी। उन्होंने ये कहा है, 21वीं 20वीं में लौट जाएंगी, ये प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं। वो अब शिवराज की बात पर मोहर लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि बनी बनाई सड़कें कांग्रेस उखाड़ देगी। जो ये दावा करते कि हमने मध्य प्रदेश की सड़कों को पेरिस समान कर दिया है, तो क्या वो कांग्रेस सत्ता में आई तो सड़कों को उखाड़ना शुरू कर देगी, बिजली गुल कर देगी? आपने और विडंबना देखिए, संजीव भाई, विडंबना ये है कि 20 साल से बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में, 14-15 महीने कमलनाथ के निकाल दीजिए, कि कांग्रेस ने बीमारू राज्य बना दिया था। शिवराज सिंह, नरेंद्र मोदी जी कह रहे भाई कब बना दिया था? 20 साल से तो आप सरकार में हो, और जब बना दिया था तो आपने बीमारू से स्वस्थ राज्य बना दिया है। अब कब तक इसका आरोप लगाओगे कांग्रेस ने बीमारू राज्य बना दिया था? आप 9 साल से केंद्र की सत्ता में, नेहरू के नाम पर आज भी आप रो रहे हैं।
अच्छा राकेश जी, मुझे बताइए कि नौजवानों के बहुत वोट हैं, नौजवान मतलब 22, 23, 24 साल के, उन्होंने तो कांग्रेस देखी नहीं है। वो तो जब से हाई स्कूल में आए, जब से ग्रेजुएट हुए, तब से वो बीजेपी देख। तो सड़कें खराब हैं, व्यवस्था खराब है, व्यापक घोटाला हो रहा है, तो वो तो बीजेपी का हो रहा है, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि नौजवान क्या सोचेंगे। 2003 से कांग्रेस नहीं है यहाँ पर, और ये 15 महीने की सरकार तो लोग भूल भी गए। मतलब मैं सच बता रहा हूँ, हम ही को याद नहीं रहता कि कमलनाथ 15 महीने सरकार में क्या कर रहे थे, क्या हो रहा था। कुल मिलाकर उमा भारती ने जब दिग्विजय सिंह की सरकार को हराकर सत्ता पाई थी बीजेपी ने, उसके बाद से अब तक जो लड़का उस वक्त 13 साल का रहा होगा 2003 में, तो अब 20 साल में तो वो हो गया 33 साल का। उसने कौन से कांग्रेस का बीमारू राज्य देखा है? उसने तो सही कहा आपने, व्यापम उसने इन्हीं का देखा। पटवारी भर्ती परीक्षा का घोटाला इनका देखा। ऐसी कौन सी चीज है, कारम बांध ढहते हुए उसने इनका देखा। महाकाल की मूर्तियां ढहती हुई जरा सी आंधी में इनकी देखी। तो ये कौन से बीमारू राज्य की बात कर रहे हैं? लेकिन कुल मिलाकर ये हताशा है, भारतीय जनता पार्टी की हताशा अब दिख रही है। उनको सूझ नहीं रहा क्या किया जाए। एक राजनीतिक दृष्टिकोण से एक बात और हमें चर्चा करनी होगी, सचिव भाई ज्यादा गहराई से नजर रखते हैं। शिवराज सिंह चौहान के नाम को पार्टी आगे नहीं बढ़ा रही हो। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर किसी भी नेता ने यह नहीं कहा शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री होंगे। आज उन्होंने नाम नहीं लिया शिवराज सिंह चौहान का। यह भी ये बताता है कि उनको ये मालूम है कि मध्य प्रदेश की जनता अब अघा गई है, अफर गई है शिवराज सिंह चौहान का नाम और चेहरा देखकर। इसलिए शायद धीरे धीरे होर्डिंग्स पर उनकी तस्वीरें छोटी हो रही हैं या गायब हो रही हैं। मोदी के दिल में कौन है? मोदी के दिल में मध्य प्रदेश है, ये होर्डिंग लग रहे हैं। मोदी के दिल में क्या है? मोदी के दिल में मध्य प्रदेश है। तो भाई जो 18 साल मुख्यमंत्री रह लिया शिवराज सिंह चौहान, उसके दिल में मध्य प्रदेश नहीं है, उसको क्यों हाशिए पर रख रहे हो? कारण यह है कि जो एंटी इनकम्बेंसी, हम लोगों का अखबारी शब्द है, सत्ता विरोधी जो मानस है मध्य प्रदेश का, वो दिख रहा है। हम नहीं जानते चुनाव परिणाम क्या होंगे, कौन हारेगा कौन जीतेगा, हम कुछ नहीं जानते, वो तो जनता करेगी फैसला। लेकिन दिख ऐसा रहा है कि बीजेपी के हाथ से बाजी खिसक रही है, मुट्ठी की रेत धीरे धीरे करके मुट्ठी से जा रही है। लेकिन राकेश जी, एक खतरनाक परिणाम होते हैं अगर प्रधानमंत्री शिवराज जी का नाम नहीं लेते हैं, अपना ही फेस रखते हैं, और जैसा आपने कहा बाजी फिसल रही है रेत की तरह हाथ से। अगर खुदा ना खास्ता कांग्रेस इस सरकार को बनाने में कामयाब हो गई, तो ये कहा जाएगा चेहरा तो प्रधानमंत्री का था, कर्नाटक में भोगते हैं प्रधानमंत्री जी। गली गली मोहल्ले मोहल्ले बजरंगबली के नारे लगाए उन्होंने। कहा है कि जब घर से निकलो तो बजरंगबली का नाम लगा के वोट डालना। एक गलती कर गए, ये कहना भूल गए बजरंगबली का नाम लगा के जिंदाबाद कह के, बजरंगबली जिंदाबाद कह के बीजेपी को वोट देना। लोगों ने बजरंगबली का नारा लगाया, कांग्रेस को वोट दे दिया। तो वहां ये कहा गया कि प्रधानमंत्री ने इतने रोड शो की, इतनी रैली की, तब भी 30 जगह पे 30 विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की जमानत जब्त हो गई। अगर मध्य प्रदेश में ये इतिहास दोहर गया कि प्रधानमंत्री का चेहरा है और तब भी भाजपा सरकार नहीं बना पाई, तो 4-5 महीने बाद पार्लियामेंट के चुनाव में इस चेहरे पे डेट लगेगा या नहीं लगेगा? राकेश पाठक जी। संजय भाई, इसको मैं थोड़ा विस्तार से बात करना चाह रहा हूं। एक बात तो यह है कि ऐसा तो है नहीं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव हारी नहीं है। 2018 में भी तो वे प्रधानमंत्री थे, तब भी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनाव हारी थी बीजेपी। लेकिन अगले ही साल सफाया हो गया कांग्रेस का 2019 में। मध्य प्रदेश में एक सीट आई, राजस्थान में एक भी नहीं आई, छत्तीसगढ़ में 2-3 आ गई। तो हम ये नहीं मानते कि 23 में पूरा सफाया नरेंद्र मोदी का होते हुए 24 में भी हो जाएगा। ये हो सकता न हो, 24 में फिर लोकसभा का चुनाव होगा, तो शिवराज तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं, हो सकता है 2024 में ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन असल में होता क्या है कि कर्नाटक की हार हो, हिमाचल की हार हो, जैसे ही बीजेपी चुनाव हारती, मुख्य धारा का मीडिया भूल जाता है कोई चुनाव था वहां। लेकिन झुमरी तलैया में मोहल्ला सुधार समिति का चुनाव अगर बीजेपी जीत जाती है, तो उसका श्रेय लेने के लिए 3 दिन तक नेशनल चैनल डिबेट चलाते हैं कि झुमरी तलैया में मोहल्ला सुधार समिति का चुनाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीता बीजेपी ने। आप मुझे बता दीजिए, कर्नाटक की हार के बाद कितने दिन बहस हुई इस बात पर कि मोदी के होते हुए बीजेपी चुनाव हारी है? हिमाचल प्रदेश में कितनी चर्चा हुई कि मोदी के होते हुए बीजेपी चुनाव हारी है? मोदी साहब ने फोन किया एक प्रत्याशी को, बागी को, उसने पर्चा वापस नहीं लिया। कोई चर्चा देखी आपने चैनलों पर? घोसी में भी उपचुनाव हार गई भारतीय जनता पार्टी 60,000 वोटों से। दल बदल कराकर अमित शाह लाए थे कि तुमको दारा सिंह को
मंत्री बनाएंगे उसकी सरकार में योगी की, वो चुनाव हार गया। बस संख्या हो सकता है मैं गलत बोल गया, 30,000 या कितने रिकॉर्ड वोटर्स चुनाव हार गई बीजेपी। अगले ही 40-42,000। क्या मुझे संजय शर्मा जी 4 PM के अलावा आपने कहीं चर्चा देखी? अमित शाह अपने घर पर बिठाकर उससे कह रहे थे चुनाव जीतने पर मंत्री बनेगा ये। वो आदमी चुनाव हार गया, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कितने लोगों ने चर्चा की कि कर्नाटक में 30 सीटों पर जमानत जब्त हुई बीजेपी की। मोदी शाह ने कौन सी कसर रखी थी कर्नाटक में? 2018 में इतनी बुरी तरह बीजेपी हारी थी, कितनी चर्चा हुई थी। 31 में से 26 विधानसभा चुनाव मोदी शाह के नेतृत्व में बीजेपी हारी है। मेरी पत्रकारी भाषा में इसको कहते हैं हरल्ले नेता। मैंने एक दिन और बोला था, संजीव भाई हमारे युग के पत्रकार हैं, हम लोग शीर्षक लगाने के बहुत शौकीन हैं। अखबारी शब्द है, एक मुहावरा है कि जो बहुत बात चुनाव आता है उसको हरल्ले कहते हैं। तो मेरी नजर में आज की राजनीति में नरेंद्र मोदी से ज्यादा बड़ा हरल्ला नेता कौन है भाई? हर जगह तो चुनाव हार रहे हैं। दिल्ली में आप 3 बार विधानसभा का चुनाव हार गए, दिल्ली विधानसभा में जहां 7 लोग कल्याण मार गए, जहां स्वयं नरेंद्र मोदी रहते हैं। कैसे हार जाते हो भाई? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता कहां चले जाते हैं दिल्ली में? दिल्ली में जब चुनाव होता है छुट्टी पर चले जाते हैं क्या सारे संघ कार्यकर्ता? एक मिथक है ना संजय भाई, जो संघ का बीजेपी के पीछे बैकिंग होती है, संघ की, संघ चुनाव जितवाता है। 2018 के नवंबर माह में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के संघ कार्यकर्ता नमस्ते सदा वसले कहकर कनाडा चले गए थे क्या? कहां गए थे भाई? कैसे हार गई बीजेपी? मेरी ये बात आज तक समझ में नहीं है। राकेश भाई मध्य प्रदेश में अब अलग हो गए, बाहर आ गए वो, अब उन्होंने अपना अलग दल बना लिया है। अपना जनता पार्टी, उन्होंने जनता पार्टी बना दी, उन्होंने बना ली। उमा भारती जैसे कहती है कि अब तो एक ही विश्व बीजेपी यानी मोदी और मोदी यानी बीजेपी, वो ऑन रिकॉर्ड तो बोलने का हो गया, हमें कोई वो नहीं है। राकेश जी, आप जब कह रहे थे कहीं ज्यादा चर्चा नहीं, उसी बीच में मेरी टीम के वो सर ने मुझे पर्ची ला के दी और वो कह रहे थे ये देखिए ब्लैक एंड व्हाइट का शो आता है, वो दिखा रहे थे। कल उसको लाइव 450 लोग देख रहे थे और मुझे सरन वो पर्ची पकड़ा के गया कि देखिए राकेश पाठक जी और संजीव जी की बातों को लगातार 14,000 लोग सुन रहे हैं। तो जो आज तक के चैनल पे जो लाइव सुन रहे होते हैं उनकी संख्या होती है 350-400, और लगातार मैं देख रहा हूँ मेरे सामने ऊपर आ रहा है कि 14,000 लोग लगातार जानना चाहते हैं राकेश पाठक जी से और संजीव जी से कि एक्चुअल में मध्य प्रदेश में क्या है, एक्चुअल में प्रधानमंत्री जी क्या बोले। 500 से ज्यादा कमेंट आ चुके हैं इस लाइव के बीच। संजय मैं आमतौर पर संजय काफी सारी होंगी संजय भाई, गालियां बहुत सारी हम लोग तो खाते ही रहते हैं, लेकिन संजय भाई इस बात का श्रेय, कलम के नक्सली लोग हैं हम लोग, कलम के नक्सली हैं हम लोग जो है। लेकिन संजय मैं आमतौर पर बहुत संकोच के साथ ऐसी बातें कहता हूं, लेकिन मैं सच कह रहा हूं, आपको इस बात का श्रेय जाता है। मैं अभी 3 दिन राजस्थान में था, गांधीवादियों का समागम था, बहुत बड़ा कार्यक्रम था, गांधी संग्रहालय जयपुर में एक बना है, आप लोग भी दोनों लोग जाइए। मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहता हूँ, अद्भुत है, देश में उस तरह का कोई संग्रहालय नहीं गांधी जी को लेकर जो बना है। राहुल गांधी भी आए थे, हमारा संवाद हुआ, राहुल गांधी और खड़गे साहब से भी उद्घाटन उन्होंने किया था। 4 PM की वजह से मुझे एयरपोर्ट से लेकर जयपुर की सड़कों पर, आप यकीन मानिए संजीव भाई, हवा महल के नीचे मैं जब खरीदारी करने, सैर करने के लिए रात को गया तो लोगों ने ठिठक कर मुझसे कहा कि आपको 4 PM पर हम देखते हैं। और कल मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर 4-5 घंटे के लिए लेओवर था, मेरी अगली फ्लाइट बहुत देर से थी। वहां मुझे बैठे हुए लोगों ने आकर झुककर ऐसे देखा, घर मोबाइल में काम कर रहा हूँ, आप पाठक साहब ने कहा जी आपको 4 PM पे देखते हैं। और चैनल्स के भी नाम लिया, डीवी लाइव का भी लिया, सत्य हिंदी का भी लिया। तो ये ताकत है समानांतर मीडिया की। असली आवाज आज की तारीख में इस देश की आप लोग हैं, जितने भी ऑनलाइन मीडिया है, और वो व्यूअरशिप में दिख जाता है, सामने दिख रहा है इस वक्त लाइव में कितने लोग। और संजीव भाई हम गालियों को भी स्वागत करते हैं, लोकतंत्र है, किसी को भी असहमति, बस कोई असंगति अश्लील शब्द न कहे। एक चीज जोड़ा था, छोटी सी बात चली तो मैं बता रहा हूं कि दिग्विजय सिंह की सरकार थी और दिग्विजय सिंह की सरकार में उस दौर में मैं फ्री प्रेस अखबार में होता था। फ्री प्रेस अखबार सबको मालूम है किस तासीर का अखबार था, भोपाल का ब्यूरो होता था। तो मुझे जो कह लीजिए सर्टिफिकेट मिला, और मुझे अच्छा लगा वो सर्टिफिकेट कि मिस्टर BN मिश्रा हम लोग के यहाँ मध्य प्रदेश के चीफ होते थे, उन्होंने बोला, हमको बुलाया और कहा मुझसे कि संजीव जी आप अच्छा रिपोर्ट करते हैं, बढ़िया बढ़िया खबरें ब्रेक करते हैं, लेकिन आप थोड़ा प्रो बीजेपी हैं। तो मेरे लिए
मेरा मेरा तो काम कॉम्प्लीमेंट यही है। है कि मुझे आईना दिखाना है, मैं आईना दिखाता था। अब उन्होंने कहा आप थोड़ा प्रो भी, लेकिन हो सकता है आज मुझे लोग कहते हो कि आप प्रो कांग्रेसी है सर। और मैं दिग्विजय सिंह के सरकार में हमने जितनी खबरें में बहुत लंबी फहरिस्त है, हम खूब खुल के बोला करते थे, लेकिन दिग्विजय सिंह ने कभी एक बार नहीं कहा, वो जैसा उनका रूप है, रुख है, कभी उन्होंने इस पे उसको हमारी जो हमारी जो हम खबरों के लिए गए या कभी गए तो उन्होंने हमको ये नहीं दिस रही कि आप हमारे, हम आपको बाइट नहीं देंगे, आपको हम बयान नहीं देंगे। खुलकर बयान देते थे, खुलकर बोलते थे और हर सवाल का जवाब दिए संजीव थे। भाई, बिल्कुल बिल्कुल संजीव भाई, हम बिल्कुल। अब अब हम यही 4 PM या हमारे जो सत्य हिंदी इसी तरह के चैनल कुछ बचे हैं जो जीवित रखे हुए चीजों को, वरना तो अब ये है कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में फोन आता है कि साहब लाइव नहीं कटेगा, आप बंद कर दीजिए, रिपोर्ट नहीं होगी, ये खबर इस पेज पे जाएगी। हमें याद है संपादक नाम का जो संस्थान था, वो हम बार बार जिक्र करते हैं, वो तो उसको मतलब उसकी दयापसंद में बरसों हो चुके हैं। तो अब जो बिल्कुल संजीव भाई, आप बिल्कुल, आपकी बात को मैं जोड़ना चाहता हूं। मैं तो 25-26 साल संपादक ही रहा हूं, प्रिंट लाइन में नाम छपने वाला संपादक, PRB एक्ट के अंतर्गत समाचार चयन के लिए उत्तरदायी। मैं 10 साल उस दौर में संपादक था जब यूपीए की सरकार थी। पहले पेज पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार और उनकी नीतियों के खिलाफ संपादकीय लिखे हैं, 8 कॉलम बैनर खबर बनाई है 2G 3G घोटाले की, हमको किसी ने नहीं रोका। और शायद मैं उन सौभाग्यशाली संपादकों में से हूं जिन्होंने संपादक नाम की सत्ता की स्वायत्तता, उसकी स्वतंत्रता का पूरा आनंद उठाया। मेरे किसी मालिक ने, किसी मंत्री मुख्यमंत्री ने मुझे कोई संपादकीय लिखने पर नहीं रोका। अभय चजलानी नई दुनिया के मालिक रहे, प्रधान संपादक, 7 साल नई दुनिया का संपादक रहा, 10 साल नवभारत में रहा। नवभारत का मेरा मालिक तो कांग्रेस के सांसद थे प्रफुल्ल माहेश्वरी जी। संजय भाई, आपको नहीं मालूम होगा, नवभारत बहुत बड़ा ग्रुप, 11 एडिशन होते थे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में 11 एडिशन। हर पत्रकार की चाहत होती थी कि उसके CV में वो जुड़ जाए, नवभारत ने कार्य कि नवभारत में काम करना मतलब ऐतिहासिक बात होती है मध्य प्रदेश हिंदी पत्रकारिता में। उसका मालिक राज्यसभा में कांग्रेस से सांसद, इसके बावजूद उस अखबार में मैं 10 साल रहा। मैं चैलेंज करता हूं, मुझे कोई एक ऐसी खबर ढूंढकर ला दे, नवभारत के दफ्तर में चला जाए, 6 महीने रिसर्च करे वहां बैठकर, उसको एमफिल की डिग्री मिल जाएगी। कोई एक खबर मुझे दिखा दे कि मैंने दिग्विजय सिंह के खिलाफ न लिखी हो। मेरी खबरों पे संजीव जी बड़ी विनम्रता से बता रहा हूं, आज भी मेरे पास वे अखबार रखे हैं। दिग्विजय सिंह की सरकार में विधानसभा स्थगित हुई है मेरी खबरों पर, ग्वालियर जैसे संस्करण में खबरें छापने पर। जांच बैठी हुई है, लोग निलंबित हुए हैं, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी। तब हमसे कोई नहीं कहता था कि हम जनसंघी पत्रकार हैं, कांग्रेस हमसे कोई नहीं कहता था। वो दिग्विजय सिंह नवभारत के दफ्तर में आकर बैठा करते थे। इसी बीच में ब्रेकिंग खबर आई है कि नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल को टिकट दे दिया गया है। बीजेपी की 39 कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। फरगर पुलिस के कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ेंगे। कैलाश विजयवर्गीय नहीं, नरेंद्र सिंह तोमर फुल गस्ते, ये बड़ी खबर है। देखिए ये नहीं, नरेंद्र सिंह तोमर नहीं होगा, नरेंद्र सिंह नहीं होगा। 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को टिकट दिया गया है, 6 सांसद लड़ेंगे चुनाव। बहुत बड़ी नाम बताइए दोबारा, नाम बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, सचमुच बड़ी खबर। सीधी से सांसद रीति पाठक को टिकट दिया गया है, सांसद राकेश सिंह सिंह को टिकट दिया गया है, सांसद रीति पाठक को टिकट मिला है। 6 सांसद मध्य प्रदेश। हाँ, दिल्ली मैं गिना देता हूँ, मेरे पास लिस्ट आ गई है। हाँ जी, बताइए। श्योपुर से दुर्गालाल विजय, ये पहले भी MLA थे। मुरैना से रघुराज कंसाना, ये दल बदल करके आए थे और सिंधिया जी के साथ बीजेपी में आ गए। दिल्ली से नरेंद्र सिंह तोमर, मुरैना से, जहां से इस वक्त नरेंद्र सिंह तोमर सांसद हैं। लाहौर से अमरीश शर्मा गुड्डू, ये परंपरागत रूप से 2 बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। एक बार इनको 3000 वोट मिले थे, एक बार 8300 वोट मिले थे लाहौर में बीजेपी के टिकट पर। भितरवार से मोहन सिंह राठौर सिंधिया समर्थक हैं, एक बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे, 6000 कुछ वोट मिले थे इनको सिंधिया खेमे से टिकट मिला है। इस सूची में 5 में से 2 लोग सिंधिया खेमे के हो गए हैं। भितरवार वो सीट है जहां से दिग्विजय सिंह खेमे के लाखन सिंह 5 बार से विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं लगातार, और मोहन सिंह राठौर कांग्रेस छोड़कर सिंधिया के साथ बीजेपी में आए, उनको टिकट मिला है। आज की सूची से ज्योतिरादित्य सिंधिया संतुष्ट हो सकते हैं, उनके 2 खास लोगों को मिला है। ये आपने अच्छी खबर बताई है। इसके नीचे डबरा से इमरती देवी हैं, उनको मिलना ही था। सेवड़ा से प्रदीप, हाँ 3 हो गए उनके। सेवड़ा से प्रदीप अग्रवाल, सेवड़ा से करेरा से रमेश खटीक,
राघवगढ़ से हिरण सिंह बंटी बना, देवरी से ब्रजबिहारी पटेरिया। बाकी मैं सांसदों के नाम गिरा देता हूँ। सतना से गणेश सिंह सतना से सांसद हैं, बहुत सीनियर लीडर है, संजीव जी बताएंगे। सतना से हो गया। मेरठ से श्रीकांत चतुर्वेदी, सीधी से रीति पाठक 2 बार से सांसद हैं सीधी में। उन्होंने राहुल भैया, अजय सिंह राहुल जो अर्जुन सिंह के बेटे हैं, उनको चुनाव हराया था। सिहावल से विश्वामित्र पाठक, कोतमा से दिलीप जायसवाल, जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह भी सांसद हैं, 2 बार 3 बार से सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। डिंडोरी से पंकज नेताम, निवास सीट है फग्गन सिंह कुलस्ते, ये भी सांसद हैं। कटंगी से गौरव पारसी, मंत्री है फग्गन सिंह कुलस्ते, नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं। इस बहस को हम यहाँ पर विराम देते हैं एक लाइन में। आप कल्पना कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को और अपने 5 सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ रहा है, तो पार्टी की स्थिति बेहद नाजुक है मध्य प्रदेश में। संजीव भाई पुष्टि करेंगे या मुझसे अगर असहमत होंगे तो वे अपनी राय। इसमें ऐड ऑन ये करूंगा संजय जी की ये जो चेहरे आए हैं, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे वो प्रहलाद पटेल हो। कैलाश का नाम नहीं है संजय भाई, कैलाश विजयवर्गीय का नाम नहीं। माफी चाहूंगा, नहीं देखा मैंने, मेरे हिसाब से नहीं उस लिस्ट में। आपने पढ़ ली तो मैंने। कैलाश विजयवर्गीय को एक सेकंड इंदौर से टिकट मिल गया है। कैलाश विजयवर्गीय एक सेकंड मैं पूरी, अच्छा हो सकता है मैंने लिस्ट और नीचे नहीं खोल पाई हूँ। इंदौर से तब तक आप अपनी बात जारी रखिए। तो मैं यही बताना चाहता था, अगर ये लोग आ गए हैं तो नहीं बिल्कुल संजीव भाई पूरी कर देता हूँ। ये सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात शिवराज सिंह चौहान के लिए, जो मध्य प्रदेश प्रदेश मैं उसी पे आ रहा था मुख्यमंत्री है, और शायद ये सोच रहे होंगे कि बिल्ली के भाग से छीका टूटे तो और कोई, लेकिन अब ये इतने लीडरानों को उतार कर केंद्रीय नेतृत्व में संकेत दे दिए हैं। और एक चीज और भी है संजय जी, ये तो एक चीज हुई कि अब संजय भाई सूची पूरी कर दूं। प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर से, गाडरवारा से उदय प्रताप सिंह, ये भी सांसद हैं। जुन्नार देव से नत्थन शाह, छिंदवाड़ा से विवेक बंटी, परासिया से ज्योति डहेरिया, गंगाबाई के गोंडा डोंगरी, उदयपुरा से नरेंद्र शिवाजी पटेल, हजारीलाल दांगी, मधु गहलोत। बाकी इनमें कोई सांसद नहीं है मेरे ख्याल से। अंतर सिंह पटेल, श्याम बर्डे, कल सिंह भावर, सरदार सिंह मेड़ा। बाकी इनमें से और कोई सांसद नहीं है। सूची मेरे हिसाब से अब पूरी हो गई। नहीं, देपालपुर से मनोज पटेल, इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय, सही है संजय जी आप, कैलाश विजयवर्गीय। नागदा खाचरोद से डॉक्टर तेज बहादुर सिंह, सैलाना से संगीता चारेल। ये सचमुच आज की तारीख में शिवराज सिंह चौहान के माथे पर चिंता की लकीर। 5 कम से कम ऐसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। 5 हो गए, 5 मुख्यमंत्री पद का इनको कह दिया। रीति पाठक को छोड़ भी दीजिए तो बाकी सब मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं।